आज मीटिंग जो चल रहा था सक्सेस मंत्रा, उस पे अभी हम लगातार बातचीत कर रहे थे। ना अचानक आज सुबह मेरे मन में आया कि नहीं आज मैं प्लान दिखाऊं। काफी दिन हो गया प्लान दिखाए हुए। तो सुबह मैंने नियाजुद्दीन को फोन किया। आज मैं प्लान दिखाऊंगा, चूंकि प्लान एक जो है अपने टीम लायन का, वो प्लान रोज चलता है तो फिर डबल हो जाता है। इस वजह से मैंने उसको फोन करके सुबह मना किया। तो बातचीत में आगे बढ़ाने के पहले अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ डीएन मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की और ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं कि जब मैं नौकरी कर रहा था, लगभग 17 साल लगभग हो रहे हैं, अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। जिस समय ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया, उस समय मेरी पोस्टिंग एज एसडीओ पूर्वी चंपारण के अंदर ढाका एक जगह है, वहां पर थी। और ऊपर वाले का मैं एक बार फिर से शुक्रगुजार होता हूं, क्योंकि ये बिजनेस न सिर्फ मेरे पास आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, करते गया, सीखते गया, करते गया, सीखते गया। आज लगभग पूरे हिंदुस्तान में अपना बिजनेस है। लाखों लोगों की टीम है, करोड़ों का टर्नओवर है एक महीने का, लाखों रुपए महीने की इनकम है। और ये सारे चीजों का जो वजह है वो है आरसीएम का प्लान। इसी प्लान के दम पर, इसी प्लान को लोगों को दिखा दिखा के मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। तो जो जो बातचीत है आज, आप दिख रहा होगा सामने, आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, पावर ऑफ आरसीएम। आरसीएम बिजनेस में ऐसा क्या पावर है कि इतना बड़ा क्लास 1 पोस्ट की नौकरी को मैं रिजाइन करके इस बिजनेस में आया और सफल हुआ। जब मेरे जैसा आदमी सफल हो सकता है, जिसको बिजनेस का बी भी नहीं पता, तो कोई भी हो सकता है दोस्त। हमें केवल इसको समझना है, इसके पावर को समझना है, इसको कैसे करना है, ये बहुत आसान है। तो आज हम चर्चा करेंगे आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करना चाहिए और इसको कैसे करना चाहिए। सबसे पहले हम चाहेंगे कि हमारा क्यों क्लियर है, क्यों क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब तक क्यों क्लियर नहीं होगा, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम पूरा 100% अपना इस बिजनेस में नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ने लिखने से नौकरी मिलती है, इसलिए हम पढ़ते हैं। हमें पता है कि जमीन में बीज डालने से फसल मिलती है। जिस दिन ये पता चल जाए कि जमीन में बीज डालने से कुछ नहीं होता, पढ़ने लिखने से नौकरी नहीं मिलती, तो कोई ना पढ़ेगा ना जमीन में बीज डालेगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहले आपका क्यों, व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी। और मैं कोशिश करूंगा कि आज के प्रोग्राम के लास्ट तक आपका क्यों क्लियर हो। और उसके बाद कैसे, बहुत आसान है वो, तो मैं एक स्लाइड में आपको बता दूंगा कैसे। और लगातार इस पे प्रोग्राम भी चलते रहता है। तो आज की बातचीत की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेकिन जैसा कि मैं एक कविता से इसकी शुरुआत करूंगा इस प्रोग्राम की। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सध, मरु स्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे,
बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, औलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों देखिए, हम माननीय श्री त्रिलोक चंद्र छाबड़ा जी ने अगस्त 2000 से आरसीएम बिजनेस की शुरुआत की और इसके मुख्यतः 3 उद्देश्य रखे। पहला रखा स्वास्थ्य रक्षा, और हम सभी स्वास्थ्य रक्षा के मिशन में लगे हुए हैं। दूसरा उद्देश्य रखा नए भारत का निर्माण, तीसरा स्वावलंबन। आप सोच के देखिए, ये 3 उद्देश्य कितने महान उद्देश्य हैं। हर आदमी को, पूरे हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाना, जबकि एक तरफ मार्केट में क्या है, मार्केट को कोई मतलब नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट हम यूज करें मार्केट का तो उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़े या सही हो, उसको कोई मतलब नहीं है। नए भारत का निर्माण, ये प्रूफ किया आरसीएम ने पिछले 20-21 साल में कि नए भारत के निर्माण की तरफ हम किस तरह से अग्रसर हो रहे हैं। और स्वावलंबन बात तो सभी करते हैं, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, बात तो सभी करते हैं, लेकिन आरसीएम ने करके दिखाया दोस्तों। लेकिन इसमें हमारा रोल बहुत बड़ा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जिस कंपनी का ये 3 उद्देश्य हो, उस कंपनी के उद्देश्य के साथ हम लोगों को भी अपना उद्देश्य बना लेना चाहिए यही, और आगे बढ़ना चाहिए। हम आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। पूरा टीम लायन, पूरा टीम प्रहलाद, पूरा यूनिक एजुकेशन सिस्टम, पूरी कंपनी। दोस्तों ऐसे समय में किसी छाबड़ा जी ने हिंदुस्तान को ये सिस्टम दिया जब हिंदुस्तान के लोगों की जिंदगी से सफलता कोसों दूर चली गई थी, जबकि लोगों के मेहनत में कोई कमी नहीं थी। खूब लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रही थी। अब सफलता कहते किसको है? पहला है समय। अगर आपके पास किसी भी काम के लिए पर्याप्त समय है, यदि आपका जवाब हाँ है, तो आप सफल हैं। आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, आप कहीं भी कहीं समझिए कि कोई फंक्शन हो, कहीं भी आप जा सकते हैं। आपके पास इतना समय है कि आपका काम भी चलता रहे और आप कहीं भी जा सकते हैं, देश विदेश कहीं भी घूम सकते हैं, महीनों घूम सकते हैं। दूसरा है पैसा। क्या आपके पास इतना पैसा है, यदि कोई विपत्ति आ जाए, कोई बहुत बड़ा खर्च आ जाए आपके जिंदगी में, या किसी रिश्तेदार को सहायता की जरूरत पड़े, तो आप सहायता कर सकें? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं। क्या आप ऐसी कंपनी, पारिवारिक सुरक्षा, क्या आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां आपके नहीं रहने के बाद भी आपके परिवार को आर्थिक स्वतंत्रता मिलती रहेगी? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं दोस्तों। मान सम्मान, हम सब मान सम्मान के भूखे हैं। आप चेक कीजिए, जहां आप काम करते हैं या आप जो काम करते हैं, तो क्या उस काम से आपके समाज में आपका मान सम्मान आपको मिलता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं दोस्तों। जहां आप काम करते हैं, जहां आपके समाज प्लस आपके समाज में प्लस आपके परिवार में भी क्या आपका मान सम्मान है? यदि आपका मान सम्मान है तो आप सफल हैं। पैसिव इनकम,
क्या आप ऐसी जगह काम करते हैं जहां आप काम करें या ना करें, आपको इनकम आता रहेगा? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल हैं, सफल इंसान। स्वस्थ जीवन, आप शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों रूप से स्वस्थ हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो आप सफल इंसान हैं। चेक करें आप अपने आप को। और अगर इन 6 में से एक भी चीज की कमी है आपके जीवन में, आप सफल नहीं हैं, आप असफल हैं। इतने सालों काम करने के बाद भी असफल है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, असफलता एक चुनौती है, इसको पहले स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और देखिए कहाँ कमी रह गई, उसमें सुधार कीजिए। और जब तक न सफल हो तब तक दिन रात मेहनत कीजिए, लगे रहिए। आखिर हम असफल क्यों हैं? क्योंकि हमारे दादाजी ने काम किया, हमारे पिताजी ने काम किया, हमने काम किया, हम सब ने काम किया, फिर भी हम असफल हैं। क्यों हैं? इसकी चर्चा बहुत डिटेल में आगे हम करेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये जो असफलता है हमारे जीवन में, इसका दुष्प्रभाव क्या है हमारे जिंदगी में। आप ये दुष्प्रभाव प्रभाव देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। हमारे जीवन में मुख्यतः 3 समस्याएं हैं। ये बताने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप सपने देखते हैं? कोई होस्ट साथ देगा मेरा? क्या आप सपने देखते हैं? जी सर, यस सर। बिल्कुल। यस, हम सभी सपने देखते हैं दोस्त। मैं भी जब छोटा था तो जब भी आसमान में हवाई जहाज उड़ते हुए देखता था तो सोचता था एक दिन बड़ा होऊंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और एक दिन वो हवाई जहाज खरीदूंगा। लेकिन दोस्तों, जब 10 कदम आगे बढ़ा तो लगा कि बेटा ये बहुत बड़ा सपना देख लिया, ये पूरा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको पूरा करने के लिए अपनी इनकम को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत थी, जो अपने बस में नहीं था। तो जो मेरे बस में था वो मैंने किया। मेरे बस में क्या था कि थोड़ा सपने को छोटा कर। तो मैंने सोचा चलो हवाई जहाज नहीं सही, हेलीकॉप्टर से काम चला लूंगा। लेकिन जिंदगी में जब 10 कदम और आगे बढ़ा तो लगा कि ये सपना भी अपना नहीं हो सकता दोस्त। तो एक बार अपने सपने को फिर से छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिमाग में तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर ही था, लेकिन मजबूर होके इस बार आसमान से जमीन पे आ गया। सोचा चलो हेलीकॉप्टर मर्सिडीज कार ले लूंगा। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय मर्सिडीज कार लगभग 1 करोड़ रुपए की आती थी। तो जैसे ये पता चली कि 1 करोड़ रुपया लगेगा मर्सिडीज कार लेने में, तो एक बार अपने सपने को फिर से छोटा करने के लिए मजबूर होना पड़ा दोस्तों। और फाइनली एक छोटी सी गाड़ी पे, छोटे से कार पे आके सपना पूरा। किसी का सपना मोटरसाइकिल पे पूरा होता है, किसी का सपना साइकिल पे पूरा होता है और किसी को साइकिल भी नसीब नहीं होती दोस्तों। लेकिन यहां बैठा हर बंदा सपना हवाई जहाज से ही देखना शुरू करता है, क्योंकि आज तक हमको दुनिया में एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो ये सपना देखे कि बड़ा होके चपरासी बनूंगा, बड़ा होके मजदूर बनूंगा। जितने लोग आज तक हमको मिले, सारे लोग जिंदगी में बड़े बड़े सपने देखते हैं दोस्तों। मैंने अपने सपने के बारे में बताया, आप सब भी सपने देखते होंगे। आप सबके सपनों के बारे में पूछूं तो बहुत वक्त लगेगा। तो कुछ कॉमन सपने हैं जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं। सभी जो कॉमन सपने देखते हैं वो क्या देखते हैं? एक बंगला बने न्यारा, हर आदमी ये सपना देखता है। एक मेरा बड़ा सा घर हो, कोई छोटे घर का कल्पना नहीं करता।
सभी बड़े-बड़े घर के सपने देखते हैं। एक बड़ी सी 4 चक्के की गाड़ी हो, कार हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे-अच्छे स्कूल कॉलेज में करें, बच्चों की शादी अच्छे-अच्छे से करें, जरूरतमंदों की, भाई बंधुओं की कभी वक्त बेवक्त जरूरत पड़े तो मदद कर पाएं, और मेरा अपना खुद का बड़ा बैंक बैलेंस हो जिससे ये सारी चीजों को हम कर पाए, किसी के सामने मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़े। और सातवां, बच्चों के लिए हम कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी छोड़ के मरे, क्योंकि हम इंडियन हैं, अपना तो चलता नहीं लेकिन बाल बच्चों के लिए जरूर। अब ये साथ के साथ सपना यहाँ बैठा हर बंदा देखता है, दुनिया का हर आदमी देखता है ये कम से कम ये 7 सपना। लेकिन एक प्रश्न करूंगा मैं यहाँ पर आप लोगों से, ये सातों के सातों जो सपने मैंने यहाँ लिख रखे हैं, वास्तव में ये सातों के सातों हमारा सपना है या हमारी जरूरत है? बताइए कुछ। जरूरत है सर। जरूरत है। अब आप सोच के देखिए, जिसको हम सपना कह रहे हैं वो तो हमारी जरूरत है साहब। हम इस जिंदगी के ऐसे मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां पर आके एक एक करके हमारे सारे जरूरतें हमारे लिए सपने होते जा रहे हैं। सारी जरूरतें हमारे लिए सपने होता है। सपना क्या है? जो ना हो अपना, वही है सपना। जो हम जिंदगी में नहीं कर सकते वो हमारे लिए सपना बन जाता है। बहुतों के लिए मोबाइल भी सपना होगा, मोबाइल भी सपना होगा। वो ये लिस्ट बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने साथ पे ही इसको रखा। देखिए, आज हम जिंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां पर आके एक एक करके हमारी सारी जरूरतें हमारे लिए सपने होते हैं। और यहीं तक समस्या नहीं है, समस्या 2 कदम और आगे है। दूसरा कदम पे महंगाई आती है, तीसरे पे खरीदारी करने का जो हमारा क्षमता है, जो हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है, वो कम होती जा रही है। ये देश कभी सोने की चिड़िया थी दोस्तों, सोने की चिड़िया थी। आज देखिए, 1920 में, मैं पिछले 100 साल की बात करूंगा अभी। 1920 में 1 रुपये महीने में परिवार चलता था और हमारे घर में चांदी का बर्तन होता था। 1940 में 10 रुपये में परिवार चलने लगा। हमारे घर में कांसा, पीतल, तांबा आ गया। 1960 में 100 रुपये महीने में परिवार चलने लगा। हमारे घर में एल्युमिनियम आ गया। 1980 में 1000 रुपये महीने में परिवार चलने लगा। हमारे घर में स्टील आ गया। सन 2000 आते आते 10,000 रुपये महीने में परिवार चलने लगा। हमारे घर में फाइबर आ गया। और सन 2020 में, आज के डेट में, कम से कम 1 लाख रुपए महीने में परिवार चलता है दोस्तों। अगर कम में कोई चला रहा है तो वो समय काट रहा है, जिंदगी काट रहा है, वो जी नहीं रहा है। और आज हम रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक तक पहुंच चुके हैं। आज ओरिजिनल प्लास्टिक की कुर्सी खरीदने की हमारी औकात नहीं बची है। आप भोज खाने जाइए, आपको ऐसा ग्लास मिलेगा, अगर उसको आपने दबा दिया तो पूरा पानी आपके कपड़े पे आ जाएगा। हम बिल्कुल रिसाइकिल किए हुए प्लास्टिक तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब ये आंकड़ा क्या कहता है? 1920 से 2020 तक में 1 रुपये से खर्चा बढ़ के 1 लाख रुपया हो गया साहब। महीने का 1 लाख गुना बढ़ गया 100 साल में हमारा खर्चा। लेकिन हमारी आमदनी उतनी नहीं बढ़ी। लेकिन ये आंकड़ा एक चीज और कहता है। वो क्या कहता है? हर 20 साल पर परिवार चलाने का खर्चा 10 गुना बढ़ जाता है। और अगर इसी तरह से हर 20 साल पे 10 गुना खर्चा बढ़ता है तो 2020 के बाद आएगा 2040, और फिर 1 जीरो लग जाएगा तो हो जाएगा 10 लाख रुपया महीना। इतने सालों से हर 20 साल पे 1 जीरो बढ़ा है, क्या 2040 में, आज से 20 साल बाद, फिर नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। और इतना हम नहीं कमाएंगे तो हम तो आ चुके हैं रिसाइकिल प्लास्टिक पे। आगे क्या? कौन सोचेगा? हम दिन रात अपने बच्चों की फिक्र में मरते रहते हैं। क्या भविष्य देके हम जाएंगे अपने बच्चे को? क्या भविष्य देके? मैंने जब काम की शुरुआत की
तो जहां मेरी पोस्टिंग थी ढाका में, वहां पे से मैंने काम की शुरुआत की। लेकिन हमारे सीनियरों ने कहा कि वहां से काम करेंगे तो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसको पूरा करने में बहुत वक्त लगेगा, आपको कम से कम मुजफ्फरपुर आना पड़ेगा। मैं मुजफ्फरपुर आया, एक रूम के किराए पे लिया। मुजफ्फरपुर में मैं कभी ने मेरी पोस्टिंग नहीं रही, न वहां मेरा घर है, न ननियाल है, न ससुराल है, एकदम अनजान सा जगह मुजफ्फरपुर। वहां पे मैंने काम करना शुरू किया। एक एक अनजान व्यक्ति के घर में जैसे सेल्समैन जाता है वैसे मैं गया। उस समय भी मैं एसडीओ था, उस समय भी एसडीओ था साहब, मुझे कोई लाज शर्म नहीं लगती थी। जबकि मैं बहुत ही शर्मिला आदमी था, मैं बोलता भी नहीं था। लेकिन इस आरसीएम के उद्देश्य ने मुझे ऐसा बना दिया। मुझे अचानक एक दिन याद आया कि मेरे एक मित्र रहते हैं मुजफ्फरपुर में। मैंने लगातार 1 सप्ताह तक, 6 दिन तक उनको सुबह फोन किया 6 बजे। तो उनके परिवार उठाते थे, लैंडलाइन फोन था उनके यहाँ, उसमें मेरे पास फोन भी नहीं था। फोन करता था तो पता चलता था कि वो काम पे निकल गए, कब आएंगे तो रात में आएंगे। फिर वापस 10 बजे फोन करता था तो पता चलता था कि अभी तक लौटे नहीं है। लगातार 6 दिन ये सिलसिला चलता रहा। तो छठे दिन मुझे रात में लगा कि शायद ये बंदा बहाना कर रहा है, इसको पता चल गया है कि मैं आरसीएम करता हूं, और वो शायद आके सोच रहा होगा कि मुझे आरसीएम के लिए टोकेगा, इसलिए शायद वो मना कर दे रहा है घर में रहते हुए। जैसे ही मेरे मन में ये विचार आया तो मैं ये निर्णय लिया कि अगले दिन मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनके घर पे जाऊंगा। और अगले दिन ठीक 6 बजे सुबह मैं उनके घर पे पहुंचा, 7वें दिन। तो पता चला वास्तव में वो घर पे नहीं थे, निकल गए। पता चला लौटेंगे रात में, मैं भी लौट गया। लेकिन मैंने उस दिन ठान लिया था कि आज मिलना ही मिलना है। तो वापस मैं 10 बजे रात को फिर गया तो पता चला अभी तक लौटे नहीं है। मैं रुक गया, करीब 20 मिनट के बाद वो लौटे। मैंने भाभी जी से कहा, भाभी जी चाय बनाइए। अपने मित्र से कहा, हाथ पैर धो लो यार, कुछ बातें करनी है तुमसे। जब हम सिर्फ सिर्फ 5 मिनट के बाद ही हम टेबल पर आमने सामने बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा मैंने उनसे कहा दोस्तों मुझे तुमसे बात करनी है। और जैसे ही मैंने आरसीएम का नाम लिया, नहीं नाम लेना चाहा, मुंह से भी आर ही निकला था। सी का आधा सी अंदर था, आधा सी बाहर निकला था। पूरा आरसीएम में बोला भी नहीं था। उस बंदे ने मुझसे कहा कि आरसीएम की बात कर रहा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, मैं आरसीएम की ही बात करने वाला हूं आपसे। उसने मुझे बात आगे बढ़ाने भी नहीं दी और डांट दिया मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे आरसीएम के लिए कहते हुए? तुम लगातार 7 दिन से मुझे फोन कर रहे हो, 6 दिन से। मैं सुबह 6 बजे के पहले निकलता हूँ, रात में 10 बजे के बाद आता हूँ, मैं कब करूंगा आरसीएम बिजनेस? मैंने कहा ओहो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास समय नहीं है। और जब आपके पास इतना काम है कि समय नहीं है, तो आपके पास पैसा तो बहुत होगा। तो उन्होंने कहा धत, उनका यही जवाब था, धत, पैसा तो जहर खाने का भी नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि पैसा आपके पास जहर खाने का नहीं है और फुर्सत मरने की नहीं है, तो किस चीज में व्यस्त हैं आप? पैसा जहर खाने का नहीं, फुर्सत मरने का नहीं, तो किस व्यस्त में आप? उन्होंने मुझसे कहा समझता नहीं है यार, जवाबदेही है, प्यार, परिवार चलाना है, परिवार चलाना है, जवाबदेही है।
मैंने कहा मुझे मौका मिल गया। उन्होंने जैसे ही कहा कि मुझे परिवार चलाना है, जवाबदेही है, बच्चों का भविष्य बनाना है, तो मुझे मौका मिल गया। झट से मैंने डायरी निकाली और यही 1920 से लेके 2020 तक का आंकड़ा, उस समय 2040 का मैं नहीं दिखाता था, 2020 तक का आंकड़ा मैंने उनको दिखाया। मैंने कहा आप बनाएंगे अपने बच्चे का भविष्य? बच्चे का भविष्य तो बना हुआ है साहब। अगर आपका बच्चा 1 लाख रुपया महीना नहीं कमाएगा 2020 तक, तो आपका बच्चा जिएगा नहीं, मरेगा, भले आपको बुरा लगे। ये आंकड़ा दिखा के मैंने उनसे कहा 1 लाख रुपये महीने का क्या आप इंतजाम कर चुके हैं अपने बेटे का? भविष्य बनाने चले हैं। आप क्या बनाइएगा भविष्य? भविष्य तो उसका बना हुआ है। तब उनको कुछ लगा कि बात सीरियस है, फिर वो हमारे साथ बैठे, हमारी बातचीत हुई। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने 2 महीने लगा दिया इस बिजनेस में आने में, लेकिन आज एक सफल लीडर है आरसीएम के अंदर, आप सबको पता है। तो दोस्तों, आज तक हमने जो भी काम किया उसका फाइनल रिजल्ट नहीं है। एक तरफ हम सपने देखते हैं, हमारे सपने पूरे नहीं होते, दूसरी तरफ हम महंगाई के मारे बोझ की तरह दबे हुए हैं, तीसरी तरफ हम सब ने इस देश को काम कर करके, मैंने काम किया, मेरे पिताजी ने काम किया, उनके पिताजी ने काम किया, उनके पिताजी ने काम किया, उनके भी पिताजी ने काम किया, और हम सब ने काम कर करके इस देश को सोने की चिड़िया से प्लास्टिक की चिड़िया बना। आज तक हमने जो भी किया है उसका फाइनल रिजल्ट यही है, और आगे भी अगर हम वही काम करते रहेंगे तो यही रिजल्ट मिलने वाला है, कोई दूसरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमें रास्ते बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम एक ही रास्ते से बार बार चलेंगे तो एक ही जगह पहुंचेंगे। हम समझते हैं आप सब मेरी बात से सहमत। ये तो है बीमारी साहब, बीमारी तो सबको पता है, कहीं भी बैठ जाइए हर जगह चर्चा है, ये दिक्कत है, ये समस्या है, ऐसे है वैसे है। असल चीज होता है उसका इलाज। लेकिन किसी भी बीमारी का इलाज करने के पहले डायग्नोसिस करना पड़ता है कि साहब ये बीमारी लगी क्यों। तो जब गहराई में गए लोग तो पता चला कि ये बीमारी लगी है हमारी खरीदारी करने के तरीके से। अब हम देखते हैं कि हमारा खरीदारी करने का तरीका क्या है। यहाँ पे एक कंपनी होती है, कंपनी सामान बनाती है तो सबसे पहले उसका प्रचार करती है, क्योंकि वो प्रचार करती है तभी हमें और आपको पता चलता है। और उसके बाद वो एक सीएनएफ एजेंट करती है, बहाल सीएनएफ एजेंट हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास सामान पहुंचा देता है, डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास पहुंचा देता है, होलसेलर रिटेलर के से, होलसेलर रिटेलर ले जाता है होलसेलर से, और रिटेलर से हम लेते हैं सामान। इसमें होता क्या है, कंपनी जो सामान 3 रुपए में बनाती है, एड 3 रुपया प्रचार पे खर्च कर देती है, सीएनएफ रुपये एजेंट को 6 में मिलता है, वो 1 रुपया मुनाफा रख के डिस्ट्रीब्यूटर को 7 में दे देता है, वो 1 रुपया मुनाफा रख के होलसेलर को 8 रुपये में दे देता है, होलसेलर 1 रुपया मुनाफा रख के रिटेलर को 9 रुपये में दे देता है, और रिटेलर 1 रुपया मुनाफा रख के हमको 10 रुपये में दे देता है। अब इसी सिस्टम की वजह से आज ये दुर्गति है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कोई भी कंपनी 3 रुपये में सामान बनाती है, लेकिन हमको 10 रुपये में मिलती है। 3 रुपये का सामान हमको 10 में मिलेगा तो कितना कमाएंगे? कमाते कमाते हम थक जाते हैं, हमारी कमर झुक जाती है, हमारी कमर झुक जाती है साहब, लेकिन फिर भी हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। हम अपने बाल बच्चे परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। नाम भी अंग्रेजों ने बहुत अच्छा रख दिया है, कस्टमर। जिंदगी भर कष्ट से कमाता रह और मरता रह। हम कस्टमर रह जाते हैं दोस्तों मार्केट में। अब आरसीएम हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब बांटने वाला। हम देखते हैं कि आरसीएम में खरीदारी करने का तरीका क्या है। यहाँ आरसीएम कंपनी का सामान बनाती है, वहां से कंपनी के डिपो पे आता है, डिपो से पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड, वंडरवर्ल्ड क्विक पे आता है, वहां से हम लोग सामान लेते हैं। हम कौन है? तो हम आईबीओ है,
इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, डायरेक्ट सेलर हैं हम, और हम रजिस्टर बायर भी बना सकते हैं। वहां से हम सब सामान लेते हैं। अब देखते हैं इन दोनों तरीकों में अंतर क्या है। मार्केट से लेते हैं और आरसीएम से लेते हैं तो फर्क क्या है। आरसीएम में हाई प्राइस जैसा अभी आपने देखा, और आरसीएम में दाम में कम, और दाम में कम है तो क्या बचत होती है दोस्तों, हम काफी पैसा बचा सकते हैं। डुप्लीकेट प्रोडक्ट, मार्केट में इतने डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। हम कहते हैं कि हम महीना भर कमाते हैं, कमा के पैसा बाजार में खर्च करते हैं सामान पर, हम बाजार से सामान खरीद के लाते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं हम बाजार से सामान खरीद के नहीं लाते हैं, बाजार से बीमारी खरीद के लाते हैं। और आरसीएम में क्या होता है, क्वालिटी में दम होता है, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होती है, हम सबको पता है। और हम स्वच्छ हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, तो क्या हम लोगों तक नहीं पहुंच सकते इस दो क्वालिटी को लेके। नो इनकम, हमारे बाप दादा और मैं भी जब तक आरसीएम में नहीं आया था, करोड़ रुपये मार्केट से प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन एक पैसे की इनकम नहीं आई साहब। करोड़ रुपये लग के मार्केट में हमने सामान खरीदे, मैंने, मेरे पिताजी ने और उनके पिताजी ने मिला, एक पैसा नहीं आया। और मैंने एक निर्णय लिया कि अब दुकान बदलनी है, एक छोटा सा निर्णय कि दुकान बदलनी है, अब आरसीएम से सामान लेना है, और 2,60,00,000 रुपया अनुमान लगाइए। एक निर्णय, केवल दुकान बदलने का निर्णय, अब मार्केट से नहीं खरीदूंगा, आरसीएम से खरीदूंगा सामान। 2,60,00,000 मायने रखता है साहब, एक डिसीजन से। तो बहुत सारी खरीदारी से इनकम आता है। पार्शियल टैक्स भी कम, आज भी जीएसटी आ गया, सब चीज आ गया, लेकिन आज भी 100% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास नहीं जाता, पर सरकार चलती है टैक्स के पैसे से। आज सिर्फ 10% प्रोडक्ट के टैक्स सरकार के पास जा रहे हैं, तो ये देश चल रहा है। जिससे हम पूरा हिंदुस्तान यूनाइट हो जाए और ये निर्णय ले लें हम सब केवल आरसीएम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा। आज 10% प्रोडक्ट का टैक्स जा रहा है, आरसीएम से हम सब लेने लगेंगे तो 100% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जाएगा। आज 10% टैक्स जा रहा है प्रोडक्ट का, तो ये देश चल रहा है। जिस दिन 100% प्रोडक्ट का टैक्स सरकार के पास जाने लगेगा, उस दिन ये देश चलेगा नहीं साहब, ये देश उड़ने लगेगा, उड़ेगा। देश उड़ेगा तो हम लोग नहीं उड़ेंगे। कहाँ है आप, देश उड़ेगा तो हम लोग भी उड़ेंगे। तो इस देश को उड़ाना किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, किसी अंबानी अडानी इस सब के हाथ में है, किसी संस्था के हाथ में है, हमारे हाथ में। सारी ताकत कस्टमर के हाथ में। आज हम लोग ये निर्णय ले लें, आज से रिलायंस का कोई सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल ही अंबानी जी जमीन पे आ जाए। आज हम ये निर्णय ले लें कि हम सारे लोग टाटा का सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल ही टाटा जमीन पे आ जाए। आज हम ये निर्णय ले लें कि अडानी ग्रुप का कोई सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल ही अडानी जी जमीन पे आ जाए। अंबानी को अंबानी, अडानी को अडानी, टाटा को टाटा, बिरला को बिरला। बनाने वाला कौन है साहब, हम और आप हैं। हमारे अंदर इतनी ताकत है। आपके मोहल्ले में कोई दुकान चलाता है, मान लीजिए उसका नाम है रमेश, कोई पूछता है आपसे रमेश क्या करता है आजकल, आप कहते हो कि रमेश चलाता है दुकान। रमेश की दुकान पे आप पूरे मोहल्ले वाले जाना बंद कर दीजिए, क्या रमेश की दुकान चलेगी। रमेश दुकान नहीं चलाता साहब, हम और आप चलाते। कब समझेंगे इस चीज को, समझना पड़ेगा। हम और आप दूसरे को अमीर बनाते हैं, सारी ताकत हमारे हाथ में। हमें अब तक पता नहीं था, अब हमें पता चल गया है, अब ये शोषण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अब अपने आप को बनाने के लिए, अपने समाज को बनाने के लिए काम करेंगे, चंद लोगों को बनाने के लिए काम नहीं करेंगे।
इसके बाद आता है नो बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मार्केट से कुछ भी सामान खरीदे, आपको कोई बिजनेस करने का मौका नहीं मिलेगा, जबकि हर आदमी को पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? काम करने से आएगा। काम नहीं है, काम खोजने निकलिए आप, आपको काम कहीं नहीं मिलने वाला, चंद लोगों को के नसीब में। आरसीएम ने हमको काम दिया। कोई भी कंपनी 4 काम करती है। पहला प्रोडक्शन, सामान बनाने का, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, सामान को पहुंचाने का, तीसरा मार्केटिंग का, और चौथा एड का काम करती है। कंपनी प्रोडक्शन का और ट्रांसपोर्टेशन का खुद जिम्मा लेती है, और मार्केटिंग का और प्रचार करने का काम हमको दे दिया है। मुफ्त में नहीं देती हमको कंपनी। कंपनी कहती है 2 काम मैं करूंगा, 2 काम आप कीजिए। हम और आप पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में चलता है ये बिजनेस। तो एक पार्टनर पूरा अपना जिम्मेदारी निभाए, वो अपना काम करे, और एक पार्टनर नहीं अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो ये चलेगा क्या? हमें भी मार्केटिंग और प्रचार का काम करना है। और एक ऐसा बिजनेस हमको मिलता है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट जीरो। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क जीरो, लॉस जीरो। घाटा क्या लग जाएगा साहब? हमारा लगा ही क्या है कि हम डरते हैं? हमारा लगा क्या है लाखों करोड़ों कि हम डरते हैं साहब इस बिजनेस को करने में? कुछ नहीं लगा हमारा, सोच के देखिए। और ये बिजनेस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि हमारा को कम से कम 1 लाख रुपया महीना आज के डेट में चाहिए इनकम। 1 लाख रुपया महीना से कम में हम जी नहीं सकते, घिसट सकते हैं, मरण मौत का इंतजार कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। अभी ठीक है, टारगेट तो हो गया 1 लाख रुपया महीना। कमाएंगे कैसे? हमारे पास कमाने के 3 साधन है। पहला है खेती, दूसरा है पहला है खेती। खेती तो बहुतों के पास है भी नहीं, है भी तो 1 लाख रुपया महीना कमाना संभव नहीं है। दूसरा है नौकरी, मिलती नहीं साहब। मिलेगी वही तो 1 लाख रुपया महीना वाला हमें आपको मिलने वाला नहीं है। तीसरा है बिजनेस। यस, बिजनेस से हो सकता, बिजनेस से हो सकता है। हम सभी जानते हैं बिजनेस से अनलिमिटेड इनकम होता है। खेती का कोई भरोसा नहीं, नौकरी का भी में भी मिलेगा तो लिमिटेड मिलेगा। अब देखते हैं कि बिजनेस में काम क्या क्या होता है। बिजनेस में एक कंपनी होती है, प्रचार, और ये मिडिल मैन होते हैं। आप देख रहे हैं सामने लिखा है कंपनी टू कस्टमर। तो कस्टमर के पास आने के पहले कोई भी सामान जब कस्टमर के पास पहुंचती है, तो वहां पर सामान आने के पहले जो जो काम होता है वो सब बिजनेस के अंदर आता है। अब देखते हैं कौन कौन काम आता है। सबसे पहले इसमें कंपनी है जो काम करती है। वो क्या करती है? प्रोडक्शन का काम करती है, सामान बनाने का काम करती है। और इसमें हम सबको पता है कि करोड़ों रुपए लगते हैं। दूसरा मिडिल मैन, जो कंपनी और कस्टमर के बीच में जो लोग हैं उसको बोलते हैं मिडिल मैन, बिचौलिया। इसमें भी करोड़ों रुपए लगते हैं साहब, क्योंकि लाख रुपए महीने कमाने हैं तो छोटे से ठेला लगा के हम नहीं कमा सकते। हमको बड़ा बड़ा शोरूम डालना पड़ेगा, तभी हम लाख रुपया महीना कमा सकते। अब इसमें भी क्या है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बिग इन्वेस्टमेंट है, बहुत पैसा लगता है। अब बच क्या गया? एड, प्रचार। ये कौन लोग करते हैं? सुपरस्टार लोग करते हैं एड, प्रचार। और हम सब खुशकिस्मत हैं, इस काम में कोई भी पैसा नहीं लगता। ये काम बिना पूंजी का होता है, ये काम बिना पूंजी का होता है। हम अभी क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं, हमको बोलने में पैसा लग रहा है। अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं, उनको बोलने में पैसा लगता है, पैसा मिलता है। तो हम भी प्रचार करते हैं, हमको भी मिलता है लाखों रुपया में। सेम चीज है यहाँ भी। और प्रचार कोई छोटा मोटा आदमी करता है? सुपरस्टार लोग करते हैं साहब।
हर क्षेत्र में जो टॉप पे हैं, फिल्म में भी जो टॉप पे हैं वो करते हैं, खेल में भी जो टॉप पे हैं वो करते हैं, अपने अपने क्षेत्र के जो टॉप पे हैं, टॉप पे वही करते हैं। तो क्या कोई लाज शर्म वाली बात है क्या ये? हम प्रचार कर रहे हैं तो हम शर्मा जाते हैं। जिसने किए शर्म उसके फूटे करम। बहुत लोगों को शर्म आती है। मैं कैसे कहूँ आरसीएम के बारे में किसी को? वो क्या सोचेगा? अमिताभ बच्चन ने कभी सोचा? कभी नवरत्न तेल का प्रचार करते हैं, कभी लगाया भी नहीं होगा जिंदगी में नवरत्न तेल। कभी लक्स साबुन लगाया नहीं होगा हीरो हीरोइन ने जो प्रचार करते हैं। हम तो आराम से ले लें। वो झूठा प्रचार करते हैं। यहाँ सच्चा प्रचार करना है, सच्चा प्रचार। तो हम सब खुशकिस्मत हैं। एक ऐसा काम हमको मिला है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप शुरू से देखें, लाख रुपया महीना कमाना है, खेती से नहीं कमा सकते, नौकरी से नहीं कमा सकते, बिजनेस से कमा सकते हैं। बिजनेस में 3 ही काम है, या तो हम कारखाना लगा लें, या शोरूम खोल लें, या प्रचार करें। हम कारखाना नहीं लगा सकते, हम शोरूम नहीं खोल सकते, तो प्रचार तो कर सकते हैं ना। बिना पूंजी का होता है दोस्तों। एक डिसीजन लीजिए आप, कैसे होगा? देखिए, हर बंदा जो यहाँ सामने बैठा हुआ है मेरे, हर बंदे के घर में कम से कम 5,000 रुपये महीने का सामान लगता है। एक डिसीजन लीजिए कि अब तक जो सामान हम मार्केट से लेते थे आरसीएम की दुकान से लेंगे। जैसे ही आप सामान आरसीएम से लेंगे, आपका 2,500 का बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। बिजनेस दुनिया में कहीं आपने देखा, कहीं सुना कि सामान खरीदने से बिजनेस होता है? हम तो यही जानते थे सामान बेचने से बिजनेस, लेकिन यहाँ सामान खरीदने से हमारा बिजनेस, और बिजनेस होगा तो इनकम होगा। 250 रुपये की इनकम। अब क्या करना है? जो आपने सामान खरीदा 5,000 का, सबसे पहले खुद इस्तेमाल कीजिए। उसका रेट, वेट, क्वालिटी और रिजल्ट समझिए। और आपका इसका रेट समझ में आ जाए, वेट समझ में आ जाए, क्वालिटी समझ में आ जाए, उसका रिजल्ट समझ में आ जाए, तो यही बात अपने जानने वाले को बताना है, अपने आसपास रहने वाले लोगों को बताना है, अपने रिश्तेदारों को बताना है। इस तरह से बताते बताते क्या कीजिए, अगले 6 महीने में अपने जैसा 10 यूजर और खड़ा कर लीजिए। यूजर, आरसीएम के प्रोडक्ट का यूजर खुद बनना है और लोगों को यूजर बनाना है। बस यही तो काम है दोस्तों। और अब 10 लोग आ गए अगले 6 महीने में, तो आप अकेले थे तो 2,500 का बिजनेस था, 25,000 का हो गया। यहाँ पे आपका 1,250 रुपये की इनकम आ गई। जो काम आपने किया वही काम जिस 10 बंदे को लेके आप आए, उनसे भी वही काम करवाइए। वो भी अगले 6 महीने में अपने 10-10 लोगों को लेके आ गए। 100 लोग हो गए, 2.5 लाख का बिजनेस हुआ। प्लस आप लोग भी खरीदेंगे, पिछले महीने लोग भी जो जुटे हैं वो भी खरीदेंगे। सब लगा के 2,60,000 से भी ज्यादा का बिजनेस हो जाएगा। आपकी इनकम 10,000 रुपये महीने हो जाएगी साहब। सोच के देखिए, आपने सामान खरीदा 5,000 का, आपको इनकम आ गई 10,000। सामान भी फ्री में हो गया, ऊपर से 5,000 दक्षिणा भी मिली। अब सोचिए किया क्या आपने। ये बात करेंगे, बात यही काम जो 100 लोग आए हैं वो भी करेंगे। वो भी 10-10 लोगों को अगले 6 महीने में लेके आएंगे, 1,000 लोग हो जाएंगे। आपका टर्नओवर 25 लाख का हो जाएगा। आपकी आमदनी 70,000 रुपये महीने हो जाएगी साहब। 1 लाख रुपया महीना कमाने का अगर आरसीएम के अलावा आपके पास कोई भी साधन है तो आप कीजिए, कीजिए। नहीं है तो हम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कीजिए, गारंटी के साथ काम कीजिए। अब इतनी बड़ी बड़ी इनकम आई कैसे? इसके लिए हमने क्या किया? हमने क्या किया? अपनी दुकान बदली और अगले 6 महीने अपने 6 महीने में अपने 10 लोगों की दुकान बदलवा दी। यही तो किया। और ये 10 बंदे आए, उन्होंने भी तो वही किया कि अपनी अपनी दुकान बदली और अगले 6 महीने में अपने 10-10 लोगों की दुकान बदलवा दी। ये कौन बड़ा काम हो गया? यहाँ दुकान बदलने में कोई घाटा है क्या? किसी से झूठ बोलना है, किसी को ठगना है? फिर हम क्यों हिचकते हैं, अटकते हैं, भटकते हैं? और हम सब ने मिलके ये बिजनेस खड़ा कर लिया, अपनी अपनी जवाबदेही नहीं। इसमें 3 पार्टी है। पहली पार्टी है कंपनी। कंपनी की जवाबदेही है वो मार्केट से कम रेट पे हमको बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट दे, वो हमारे आसपास मिलता रहे।
लीडर्स लीडर्स हम लोगों की जवाबदेही है, हम लोग मीटिंग करते रहें, लोगों के बीच में जाके काम करते रहें, और आपकी जो जवाबदेही है कि 100% आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना और उस मीटिंगों में लोगों को बैठाना, लोगों से प्रोडक्ट शेयर करना, लोगों को प्लान दिखाना। हम तीनों पार्टी अपनी अपनी जवाबदेही निभा लें तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं बचेगा जो 1.5 साल में 70,000 पे नहीं पहुंचेगा, हर बंदा पहुंचेगा। और हम सब ने मिलकर यह काम किया तो हमको जिंदगी में सबसे एक नायाब तोहफा मिला। वो मिला क्या? फिनेंशियल सिक्योरिटी। फिनेंशियल सिक्योरिटी क्या है? अभी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों का क्या है, क्या जितने लोग हैं हिंदुस्तान में, जब तक काम करते हैं तो इनकम आती है, काम बंद इनकम बंद, यही तो होता है। काम किया तो इनकम बंद, किया तो इनकम आया, काम किया तो नहीं किया तो बंद। अब आरसीएम में क्या होता है, 2003 के लास्ट में मैं जुड़ा इस बिजनेस में, अकेले जुड़ा। कोई आदमी अकेले जुड़ता है साहब। मैंने 1000 लोगों की लिस्ट बनाई। मुझे मेरे सीनियर ने, प्रहलाद सर ने, गोयनका सर ने कहा कि लोगों की लिस्ट बनाइए। मैंने 1000 लोगों की लिस्ट बनाई, 1000 लोगों को प्लान दिखाया। और जब तक आप भी 1000 लोगों को प्लान नहीं दिखा देते, महावीर जी ने कहा था कि कितना कॉपी भरना है आपको, जब तक उतनी कॉपी भरेगी नहीं तब तक आप सफल नहीं होंगे। देखा आपने, परसों महावीर जी ने ये बात कही, और वही बात मैं आपको भी आज कह रहा हूं। जब तक 1000 लोगों को आप प्लान नहीं दिखा देते, आपकी नींव तैयार नहीं होती साहब। अब 1000 लोगों को मैंने प्लान दिखाया, सिर्फ 9 लोग जुड़े, 9 लोग जुड़े। साधारण आदमी का क्या हो रहा है? 2-4 लोग मना कर दे रहे हैं तो उनकी हवा निकल जा रही है, पंचर हो जा रहे हैं। लेकिन 991 आदमी के मना करने के बाद भी मैं टिका रहा, मैं टिका रहा। तब आज यहाँ, आज कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं। अब इस बिजनेस की ताकत को समझिए। हमारा एक प्रोडक्ट है चाय पत्ती। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग चाय पत्ती पीते हैं। मेरे साथ जो 1.5 लाख जुड़े हैं उसमें से 1 लाख लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो सब चाय पीते हैं। अब ये है नवंबर, अक्टूबर में ये 1 लाख लोगों ने कम से कम आधा किलो चाय पत्ती तो जरूर खरीदा हो, और नवंबर में इन लोगों ने आधा आधा किलो चाय पत्ती खरीदा, तो नवंबर में मेरा चाय पत्ती का बिजनेस हो गया 50,000 किलो। आप किसी सेठ को जानते हैं जो महीने में 50,000 किलो चाय पत्ती बेच ले? कोई नहीं है दोस्त। जबकि वो 10-20 लाख पूंजी लगा के बैठा है। मेरा क्या लगा है? आप सभी अपने पैसे से अपने पीने के लिए चाय पत्ती खरीदते हो, आपका भी बिजनेस हो जाता है, हमारा भी हो जाता है, क्योंकि इसी तरह का सिस्टम बना हुआ है आरसीएम में। ये सारे लोग 1-1 किलो महीने में नमक खरीदते हैं अपने खाने के लिए, उनका भी बिजनेस हो जाता है, मेरा भी 1 लाख किलो नमक का बिजनेस हो जाता है। तो आरसीएम बिजनेस क्या है? बिना पूंजी का बड़े से बड़ा बिजनेस करने का एक अवसर है, एक हथियार है, एक औजार है। नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बिना दुकान का। मेरी कहीं दुकान नहीं है, कंपनी की दुकान से आप भी लेते हो, हम भी लेते हैं। कोई स्टाफ नहीं, एक भी स्टाफ नहीं है, बिना हिसाब के। हिसाब किताब कंपनी रखती है, मुझे रखने की जरूरत नहीं है। आप अभी 100 बीबी का सामान खरीदोगे, आपका 100 बीबी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़िया, इमीडिएट, सेकेंडों नहीं लगेगा। किसी को उधारी नहीं देना है, कोई खाता भाई लाल खाता पीला खाता चलाने की जरूरत नहीं, किसी को टोकना भी नहीं है। नियाजुद्दीन जी आधा किलो चाय पत्ती का दाम बाकी है, दे जाइए, कोई टेंशन ही नहीं है। और इतना बड़ा बड़ा बिजनेस खड़ा, सोच के देखो आप, आज 500 के लगभग प्रोडक्ट है आरसी में, कितना बड़ा बिजनेस हो, सोच के देखिए। लेकिन ये सारे फायदे जो मैंने बताए ये छोटे मोटे फायदे हैं, इसका असली फायदा ये है, ये नवंबर है, मैं दिसंबर में बीमार पड़ जाऊं तो क्या आप लोग चाय पीना बंद कर दोगे? बंद कर दोगे क्या? नहीं सर। कोई नहीं बंद करेगा। जब आप चाय पीना नहीं बंद करोगे, और मैं बेड पे हूं 30 दिन नवंबर में, 30 सितंबर नवंबर तक मैं बेड पे रहूं,
और आप चाय पीते रहोगे तो मेरे बेड पे रहने के बावजूद भी मेरा 50,000 किलो चाय पत्ती का बिजनेस, 1 लाख किलो नमक का बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं। सोचिए आप, कितना बड़ा हथियार टीसीजी ने हम लोग के हाथ में दे दिया, कितना बड़ा औजार हम लोग के हाथ में। और अगर मैं 6 महीने भी बीमार रहूं तो भी आप चाय पीना, नमक खाना, नहाना धोना बंद नहीं करो। इसका एग्जाम्पल मैं खुद हूं, आप सबको पता है कि 2018 के दिसंबर में मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं यूपी के दौरे पे था, मैं लखनऊ से, उस समय मैं श्रावस्ती, बहराइच और लखनऊ के दौरे पे था। रास्ते में मेरी तबीयत खराब हो गई, लखनऊ में आगे ट्रेन पकड़ के मैं सीधे भागलपुर आ गया, अपने गांव बिहार। वहां पता चला मेरा ब्रेन हेमरेज कर गया। 2 साल तक तो मैं किसी से फोन, 1.5 साल तो फोन पे भी किसी से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए महीने की इनकम आती रही दोस्तों। हॉस्पिटल में जाइए ना, तब पता चलता है कि पैसे का किया। जब मैं हॉस्पिटल में था कलकत्ता में, मुझे भागलपुर से लोग कलकत्ता ले गए, रविंद्रनाथ RNT करके हॉस्पिटल है, रोज 1 लाख से ज्यादा खर्च होता था रोज। लेकिन मेरे परिवार वाले को कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि RCM से हर महीने लाखों का ट्रांसफर हो जाता था बैंक अकाउंट में, जबकि मैं काम नहीं कर पा रहा, मैं बेड पे था। इतनी बड़ी सिक्योरिटी। देखिए, मेरे पास इनकम करने के 3 साधन, खेती, नौकरी और RCM बिजनेस। खेती में मेरे दादाजी के पास 50 एकड़ जमीन थी, मेरे पिताजी 5 भाई तो उनको 10 एकड़ मिल गया, मैं भी 5 भाई तो मुझे 2 एकड़ मिल गया। अब मेरा जो बाल बच्चा है वो खेती में जीरो होने वाला है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं। दूसरा है नौकरी। अगर मैं लगातार नौकरी करते रहता तो नवंबर 2019 में मैं रिटायर हो जाता। 30 नवंबर को मुझे 1.25 लाख का वेतन मिलता इन हैंड और मैं रिटायर हो जाता। और दिसंबर में हमको पेंशन मिलने लगता, 65,000 रुपया। अब नई नौकरी में तो पेंशन भी नहीं है। और जैसे ही 2-4-5 साल के बाद मैं मरता, मेरी पत्नी को पेंशन मिलने लगता, फैमिली पेंशन 35,000 रुपया। मेरी पत्नी मरती तो मेरे बेटे को क्या मिलता? कुछ नहीं, सब आप जानते हैं। तीसरी तरफ RCM है। RCM में ये बहुत पहले का स्लाइड बना हुआ है, बार बार सुधारता हूँ, सोचता हूँ सुधारूंगा, ध्यान नहीं रहता। तो आज के डेट में लगभग 2.25 लाख रुपए की महीने की इनकम हमारे पास RCM से आ रही है। अब सोच के देखो, आज के डेट में मैं मर जाऊं तो अगले महीने मेरी पत्नी को कितना आएगा जी? कोई बता सकता है कितना आएगा? ज्यादा ही आएगा, 2.25 लाख से ज्यादा। 2.25 लाख से ज्यादा। देखिए, बच्चे को पता है। और सरकारी नौकरी जिसपे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, उसने तो साहब जीते जी मेरा आधा कर देता, पेंशन देने लगता। सोच के देखिए, जिस पे सबसे भरोसा करते हैं ज्यादा, वो आधा कर देता जीते जी। यहां मरने के बाद भी बढ़ के ही मिलेगा। अब ये 2.25 लाख की इनकम आज के डेट में है। मेरी पत्नी को बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने रेयर रेयर, इतनी बड़ी टीम में, 1.5 लाख की टीम में रेयर लोग जानते। क्या आप लोगों को लगता है कि मेरे मरने के बाद वो कभी फील्ड में जाएगी? जवाब दीजिए, जाएगी क्या? नहीं सर। उसको तो कुछ पता भी नहीं है कहाँ बिजनेस है, कैसे। और वो फील्ड में नहीं जाएगी तो क्या बिजनेस नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। क्योंकि मैं मर गया, मेरी टीम के लोग काम कर रहे हैं, मेरे टीम के लोग प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। सोच के देखिए साहब, वो फील्ड में जाए या नहीं जाए, वो चाहे या ना चाहे, ये इनकम 2.5 लाख से 5 लाख, वैसे 5 लाख मैंने कम करके ही लिखा है, सबको पता है, लेकिन 5 लाख तो हो ही जाएगा, चाहे वो चाहे या ना चाहे। और अब देखिए कि खेती बाड़ी जो मेरे बाप दादा के जमाने से पुश्तैनी था, उसमें मेरा बेटा जीरो। नौकरी जो लगातार लगभग सरकारी नौकरी जो मैंने 24.5 साल किया, उसमें मेरा बेटा जीरो। RCM में मेरा बेटा जीरो है या हीरो है? हीरो,
हीरो 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 आप हीरो सब अपने बच्चे को जीरो बनाना चाहेंगे कि हीरो बनाना चाहेंगे? हीरो यस, हम सब अपने बच्चे को हीरो बनाना चाहेंगे। हम समझते हैं कि आरसीएम क्या है और क्यों है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बताते हैं कैसे करना। बस एक स्लाइड है, थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूंगा मैं आपको। 3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट का समय मैं लूंगा। बहुत स्लाइड को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, करना क्या है? करना क्या है? सबसे पहला काम करना है, यूज प्रोडक्ट, शेयर प्रोडक्ट, सेल प्रोडक्ट, कम से कम 2500 बीबी कीजिए जनाब। जो अभी 5000 का मैंने प्लान में दिखाया ना, 5000 से कम किसी के घर में खर्च नहीं है। अगर आप 2500 बीबी नहीं आ रहा है ना, तो आप बाहर से भी प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसका मतलब है कि 100% आप आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं। और अगर आप शादी के बाद भी शादी के पहले वाली से चक्कर चलाइएगा तो कभी आपका जिंदगी ठीक से, परिवार चलने वाला नहीं, घर आपका ठीक से चलने वाला नहीं है। तो शादी के पहले वाले को हटाइए। आरसीएम से आने से पहले के जो प्रोडक्ट थे उसको एकदम खत्म कीजिए और 100% मतलब 100% प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कीजिए। कम से कम 250 बीबी दिखेगा 2500, तो मैं समझूंगा कि आप 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। प्लस डायमंड कलम कीजिए, उसका लिस्ट बनाइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैंने लिस्ट बनाया 1000 लोगों का, उनको प्लान दिखाया, उनको प्लान दिखाइए। फॉल जिनको भी आप मीटिंग में बैठाते हैं, अच्छा, यूज सिस्टम, यूज अपलाइन, यूज टेप, यूज बुक, यूज मीटिंग। अपने सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए, अपलाइन का इस्तेमाल कीजिए, टेप सुनिए, वीडियो सुनिए, किताब पढ़िए, मीटिंग में आइए, मीटिंग में लोगों को बैठाइए। और जिन लोगों को भी आप मीटिंग में लाते हैं या प्लान दिखा दो, उसका फॉलो अप करते रहिए। वो जो जब तक नहीं जुड़े, जब तक वो कामयाब नहीं हो, उसको फॉलो अप कीजिए। और इसी 5 काम के साथ उसको स्टार्टअप कीजिए। इसी को कहते हैं सिस्टम। इस सिस्टम को पकड़ लीजिए और लगातार इस्तेमाल कीजिए। और जिस तरह से मैंने कविता से शुरुआत की थी आज की मीटिंग की, उसी तरह से मैं एक कविता से आज के समाप्ति करूंगा। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चल लेते हैं दोस्तों, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक ना हासिल हो मंजिल, तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, किसी और का न इंतजार कर। करण अर्जुन का इंतजार हम न करें, किसी और का न इंतजार कर। जो चले थे अकेले, उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार, उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं, आज भी झमेले हैं। तो थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार आरसीएम का मार्केटिंग प्लान, जिससे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी आज 57 पार्टिसिपेंट ने इस प्लान को लगभग सुना है और अभी 50 पार्टिसिपेंट हैं, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। क्योंकि बहुत ही आसान, मतलब सिर्फ हमें अपना प्रोडक्ट्स बदलना है और उसी को शेयर करना है। इस चीज को भी हम समझ जाएं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी को। वेलकम सर। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आरसीएम बिजनेस के मेन जो बात है वो है प्लान। बाकी सब चीजें सेम है। प्रोडक्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। हो सकता है कि प्रोडक्ट कई बार अच्छे भी मिल जाए और कई बार प्रोडक्ट की क्वालिटी भी कम हो। मार्केट में भी एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो हर जगह मिल जाएगा।
पर जो आरसीएम को अलग बनाता है वो इसका प्लान है, वो इसका सिस्टम। तो आपको इसके प्लान और इसके पूरे संपूर्ण सिस्टम की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, कई बार आपने सुना होगा, पर इस बात से रिलेट करती है कि हमारे को संपूर्ण जानकारी है कि नहीं। यानी आरसीएम सिस्टम 3 चीजों से मिलके बना है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्लान, और तीसरी बात जो कल प्रहलाद सर ने कहा कि ट्रेंड को फ्रेंड बनाना। मुकेश जी कोठारी हमेशा एक स्टोरी सुनाते हैं कि दुनिया का सबसे बेहतरीन समोसा बनाने वाला, जिसको बहुत सारा राष्ट्रपति अवार्ड मिला, काफी सारा, वो स्टोरी आपने सुना होगा, इसलिए मैं आपको केवल उस तक पहुंचाना चाहता हूं स्टोरी तक। पर वो फटे हाल है, मतलब उसका समोसे के दुकान पे कोई आता ही नहीं, क्योंकि उसने समोसा की दुकान कहाँ पे रखी है? शमशान घाट पे। खोलता कब है? रात 9 बजे से चालू करता है। मतलब ट्रेंड को फ्रेंड बनाने का मतलब यह है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ में ये प्लान को घंटा 2 घंटा प्रतिदिन 2 लोगों को मिनिमम, एटलीस्ट मिनिमम 2 लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आपको लगता है कि विज्ञापन से काम चलता है, तो हो सकता है केवल एक पोस्टर लगा देते तो काम चलता। आप जब टीवी का मैच देखते हैं तो उस मैच में 1 घंटे में कितना प्रचार आता है, कभी गौर करना। जब रोड पे जाते हैं तो आप देखते हैं हर जगह पे कोका कोला, कोका कोला, कोका कोला। आजकल मोबाइल का दुनिया है तो हर जगह पे एयरटेल, 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 हर जगह पे जियो, 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 हर जगह पे वोडाफोन, वोडाफोन, वोडाफोन। आप जितनी भी ट्रेन यात्रा कर रहे हैं वहां पे वोडाफोन, आप सड़क पे जा रहे हैं वहां वोडाफोन, जहां पे जा रहे हैं वहां एयरटेल, वहां जियो। अभी चूंकि जियो सबसे बड़ी कंपनी है तो जियो, 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 एयरटेल, एयरटेल, एयरटेल। हजारों दुकान, आप अगर कहीं पे भी जाएंगे तो वहां पे भी निरंतरता प्रयास करते हैं, जबकि वो लोग बड़े हैं। उन 400 साल पुराना इंडस्ट्री है, ट्रेडिशनल बिजनेस लगभग 400-500 साल पुराना इंडस्ट्री है, इसके बावजूद भी प्रयास करते हैं। और हम लोग 2-4 लोगों को बोल देते हैं, उसी के अंदर से अपना ख्याली पुलाव बना लेते हैं, अरे वो काम नहीं कर रहा, वो समझ नहीं रहा, वो यूज नहीं कर रहा, वो ये नहीं कर रहा और वो नहीं कर रहा, और सपने हमारे बड़े बड़े हैं। तो हमारे को एक्सपोजर जो है वो प्लान है सर। आपको प्लान दिखाने आना चाहिए। जो कॉमन एक स्टोरी की बात की थी, जो इस बात को दर्शाता है कि अपने पास ज्ञान अधूरा है या थोड़ा है। तो हमारे पास पूरा ज्ञान होना चाहिए, फुल ज्ञान होना चाहिए। और आज की जो मीटिंग है वो अपने को पूरा ज्ञान देती है। आज जो बातचीत हुई उसमें हर एक चीज क्लियर है कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल, तीनों चीजों का जो कारण है वो हमारा खरीदारी का पैटर्न है। और हमने अगर इस खरीदारी के पैटर्न को सही सही समय पे अपना तो बदला है, अपने आसपास रिश्तेदार, परिवार या जो भी हमारे साथ में आते हैं वो बदलने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में है। और यही अपॉर्चुनिटी हमें दूसरे काम से अलग बनाती है। और ये अपॉर्चुनिटी को जो जितना ज्यादा, जिसका संगठन मजबूत है 21वीं शताब्दी में, वो महान है। जिसका भी संगठन मजबूत है साहब, वो महान है। तो आपको इसका संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए इस प्लान को प्रैक्टिस करना होगा। आरसीएम में कोई मधुर संगीत नहीं बजता है सुबह में कि मधुर संगीत बज रहा है और वाह 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 वाह, रफी साहब ने बेहतरीन गाना गाया, किशोर जी ने बढ़िया गाया, सोनू निगम ने बढ़िया गाया, अभी अरिजीत सिंह है वो सिंगर, उसने बढ़िया गाना गा दिया। तो हम लोग गाना नहीं गा रहे हैं, हम सब मिल करके, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। जब हम, जो बात मैं कह रहा हूं, जो बात मिश्रा सर कह रहे हैं, जो बात आप सुन रहे हैं, उस बात को प्रैक्टिस करनी होगी, आपके आसपास में बातचीत करनी होगी, क्योंकि बातों से बातें बनती है। जब बात करेंगे ना तो बात बनेगी साहब।
और लॉ ऑफ एवरेज ऑलवेज वर्क करता है। इतनी सारी ट्रेनिंग है, सारी चीज, दुनिया का सारा चीज आपको बोर्ड के ऊपर में साइकिल चलाना हम सिखा दें आपको, पर जब तक साइकिल पे बैठेंगे नहीं, साइकिल चलाना आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप मिश्रा सर के कितने बेहतरीन प्रयास भी हो, कितना भी हो, जब तक आप खुद उसको पेन और पेपर लेके ड्रॉ करना नहीं शुरू करेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये बात को बिल्कुल गांठ लगा दीजिए। और संपूर्ण ज्ञान जो है वो इस प्लान में अवेलेबल है, पर आपको मौके की नजाकत के हिसाब से आपको प्लान दिखाना है। पर बात यही करनी है जो मिश्रा सर ने की, ये प्लान आपको प्रैक्टिस करना है, हर वो साथी को दिखाना है 1 घंटे का समय लेके जो साथी ऑलरेडी आरसीएम में जुड़ चुके हैं, और जो अभी नहीं जुड़े हैं उनके लिए किसी के पास 10 मिनट है तो 10 मिनट का प्लान दिखाइए, 15 मिनट है 15 मिनट का प्लान, पहले पूछिए उनसे कितना समय है, और लोगों को लेकर आइए सर, और लेकर के आके इस तरह की मीटिंगों में बिठाइए। इस तरह की मीटिंगों में बिठाने से ही बात बन जाएगी, क्योंकि आपको बाकी का काम तो आपका आसान हो गया, आपने केवल मीटिंग में बिठाया। और जितने लोग भी आज मीटिंग में जो भी रॉयल्टी अचीवर के बैठे हैं, रॉयल्टी अचीवर की जिम्मेदारी है कि मीटिंग के बाद उनको फोन करे, उनसे पूछे कि आज जो प्लान दिखाया गया उसमें क्या लगा, आप आज कितने लोगों को प्लान दिखाएंगे, कितनी लिस्ट बनाए, इस सप्ताह की क्या तैयारी। जब तक इस तरह योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि टीसी छावरा जी ने प्राण गीत लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, सब काम करे अपना अपना। जब तक हर व्यक्ति खुद पूरा करे अपना सपना, तो कहने की बात यही है कि हम ये जो संपूर्ण प्लान है, इस संपूर्ण प्लान के बारे में लगातार हम अपनी छोटी छोटी समूह बना करके चर्चा करें। किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखें, ये रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसकी वीडियो देखें, इसको समझे, इसके कंटेंट को, इसको अंदर तक जाने दे, पिघल करके अपने रगों तक, अपने नसों तक, अपने मतलब बोलते हैं ना आत्मा तक इसको जाने दीजिए। और आप इस बिजनेस में वो कर सकते हैं जो शायद मैं और मिश्रा सर भी नहीं कर पाए, क्योंकि बाप को तो साइकिल चलाने भी नहीं आता, पर बेटा बुलेट ट्रेन चला रहा है और जेट प्लेन चला रहा है, ये बात समझ लीजिए। तो पिछली पीढ़ी, अगली पीढ़ी जो होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, हमेशा तेज होती है, ये बात को समझ लीजिए। आदर सम्मान एक अलग बात है, पर जो पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी जो होती है वो अपडेटेड होती है। इसीलिए अपने को जो 2 मिशन है, मिशन 1 जो है कि आपको वीरांगना क्लब की तैयारी भरपूर करें, और वीर क्लब की तैयारी अपने टीम में नए नए युवा साथियों को 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष के जो भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, उसके लिए एक अलग से सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। और उसमें केवल उन्हीं लोगों को, नए साथियों को एंट्री मिलेगी, यानी पिन अचीवर के अलावा 18 वर्ष से लेके 35 वर्ष के जो भी साथी उसका रजिस्ट्रेशन करके उसकी अलग से एक सेशन चालू करें। क्योंकि नई पीढ़ी हमें चाहिए, नए ब्लड्स चाहिए। और हमारा जो जो मिशन है वो मिशन कहाँ से कंप्लीट होगा, वो सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से कंप्लीट होगा। और सामूहिक प्रयास के लिए अभी सबसे बड़ा जो मौका हमारे पास है, आज हो गया 9 तारीख, 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को अपने अपने घरों में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने ग्रुप में, पिकअप सेंटर में, बाजार में हम 21वीं एनिवर्सरी जो है उस एनिवर्सरी को एक हर्षोल्लास के साथ, एक बिल्कुल त्योहार के साथ में, फेस्टिवल के जैसा हमारे को उसको सेलिब्रेट करना है और एक धमाल मचा देना है और एक नई शुरुआत करनी है। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू होस्ट नियाजुद्दीन सर, JRCM।